हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अन्य नए वीडियो में, जिसके साथ हम आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों को अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 मूल पाठ्यपुस्तक के इस अध्याय को पढ़ने वाले हैं। वो है अध्याय नंबर 1। अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय नंबर 1 के, जो कि राजस्थान का संपूर्ण इतिहास बताता है, अध्याय नंबर 1, जो कि 18 पृष्ठों में बंटा हुआ है और यहाँ से प्रश्न आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो बहुत ही शानदार तरीके से पूछ रही है पिछले कुछ एग्जामों से। यहाँ से प्रश्न कैसे पुट आउट होते हैं वो हम साथ साथ में जब अध्ययन करते हैं तब बताते हैं कि प्रश्न कहाँ से कैसे पुट आउट हुआ है। तो आप अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से और बिल्कुल ही शानदार तरीके से व्याख्या के अनुसार हम आप तक इन चीज़ों को पहुँचा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों की श्रृंखला। अब तक हमने इस श्रृंखला में कक्षा 6, 7, 8 और 9 का बेखूबी तरीके से स्टिक विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। अब तक हमने कक्षा 6 की अध्याय के प्रत्येक अध्याय को लाइन टू लाइन अध्ययन किया है। 7 का, 8 का, 9 का भी इस तरह से किया है। अब हम कक्षा 10 को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इस श्रृंखला में इस पाठ्यपुस्तक के इस अध्याय में से हमने क्या-क्या टॉपिक पढ़ा उस पे विश्लेषण करते हैं। अब तक हमने इससे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है, जो कि आपके टॉपिक लगते हैं। आप अगर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में यहाँ से जो टॉपिक आपके लगते हैं वो कौन-कौन से लगते हैं वो इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा-सा विश्लेषण करके बता रहा हूँ। इसके बाद में हमने पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, जो भी मत होते हैं उनके बारे में, प्रमुख राजवंशों का परिचय। इसके बाद में हमने पढ़ा गुहिल वंश। इसके बाद में पढ़ा हमने राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश। इसके बाद में पढ़ा हमने बीकानेर का राठौड़ वंश। इसके बाद में पढ़ा हमने शाकंभरी के जो चौहान शासक है उनके बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा रणथंभौर के चौहानों के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जालोर के चौहान वंश से संबंधित जो भी शासक होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में पढ़ने वाले हैं कछवाहा वंश के बारे में। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। हम पढ़ेंगे जालोर के चौहानों के बारे में, साथ में पढ़ेंगे हम कछवाहा वंश के चौहानों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस कंटेंट में बने रहिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो पढ़ते हैं आज का कंटेंट। तो आइए पढ़ते हैं जालोर का चौहान वंश है उसके जो महत्वपूर्ण प्रतापी शासक थे उनके बारे में। जालोर मध्यकालीन इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक का एक सपना था, क्योंकि ये जो जालोर है वो कहाँ पड़ता था, दिल्ली से गुजरात जाने वाले और मालवा जाने वाले रास्ते पर। तो ये सामरिक महत्व और आर्थिक महत्व से भी महत्वपूर्ण ये केंद्र था जालोर। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेके 1526 तक चला, किस समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। ये दिल्ली सल्तनत का काल था ना, उस समय जालोर पर किसके का शासन था, चौहान वंश का था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। याद रखना, जालोर के चौहान वंश का का संस्थापक कौन था, तो वो थे कीर्तिपाल, जिसने 1181 में इस राजवंश की स्थापना की थी। तो जालोर वंश की जो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, कीर्तिपाल ने की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कब की थी, तो 1181 में। अब जालोर वंश के जो प्रतापी शासकों में से महत्वपूर्ण शासक था वो कानरदेव, जो कि 1305 में बना था 1311 तक। कानरदेव जालोर के चौहान शासकों में से सर्वाधिक शक्तिशाली था। कानरदेव का था, कानरदेव का संबंध जालोर से था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना की गुजरात आक्रमण के समय, प्रश्न बनेगा अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण के समय जालोर में किसका शासन था, तो कानरदेव का था। रास्ता देने को लेकर कानरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हो गया। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। वह कानरदेव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानरदेव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानरदेव दिल्ली दरबार से
चला गया, जिसके बाद कानड़देव अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष हुआ। नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र बीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा, क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी ना, जो फिरोजा थी, विवाह करने से इनकार कर दिया। किसने? कानड़देव के पुत्र बीरमदेव ने। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। तो सुल्तान का जालोर के किले पर अधिकार कब हुआ? 1308 में। उसका नाम खेराबाद कर दिया तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर पर डेरा डाला रखा, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कानड़देव ने एक दैया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण, क्या, कानड़देव ने के दैया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीत के उसका नाम क्या रखा? जलालाबाद रख दिया। जालोर का नाम क्या रख दिया? जलालाबाद। और 1308 में इसने खेराबाद रखा था। कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनियुक्त किया। सिवाने दुर्ग का नाम क्या रखा? सिवाने दुर्ग का नाम खेराबाद रख दिया और जालोर का नाम क्या रख दिया? जलालाबाद। तो सिवाना याद रखना है, ये कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। आमेर का कछुआ वंश, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इसे पढ़ते हैं और उनके प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ते हैं। कछुआ अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुशल से मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से कुरुमवंशीय कहलाए, और सूर्यमल मिश्र ने इसे क्या है? कुरुमवंशीय कहा है, रघुवंशी शासन की संतति के होने के कारण। साधारण भाषा में उन्हें कछुआ का नाम कहा जाने लगा। कुरुम से ये कछुआ बन गए। ढूंढार प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को मीणाओं और बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। जब वो ढूंढार में उनका शासन स्थापित हो रहा था, उससे पहले उन्होंने कछुआ जो मीणाओं से और बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा, तब जाके ये, और इसकी प्रथम राजधानी दौसा रही। याद रखना, आमेर के कछुआ वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसकी प्रथम राजधानी थी दौसा। याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आमेर के कछुआओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी दौसा। कछुआ प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। कछुआ किसके सामंत थे? क्योंकि पहले चौहान थे, उसके बाद ही तो कछुआ है। तो कछुआ है वो किनके? कछुआ प्रारंभ में किसके सामंत थे? चौहानों के सामंत थे। 1137 में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित कर लिया। दुल्हे राय ने ही जम्मा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उन्हें अपनी राजधानी बनाया। 1207 में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसको अपनी राजधानी बनाया। तो किस चौहान कछुआ वंश के किस शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो वो थे कोकिल देव। और इसके बाद में जम्मा रामगढ़ को मीणाओं से परास्त करने वाले कौन थे? तो वो थे दुल्हे राय। और दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ पर नवीन राज्य स्थापित किया था। तो बड़गुजरों को हराने वाले कौन थे? ये दुल्हे राय थे। अब पढ़ते भारमल। कछुआ वंश में से भारमल भी महत्वपूर्ण है। 1547 से 1573 भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उन्हें मजबूत सहारे की आवश्यकता थी, और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कौन सा था? भारमल। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन सा प्रथम राजपूत था? तो वो था भारमल। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी नाम से जाना जाता है, का वह अकबर से के साथ कर दिया। तो ये भारमल की पुत्री थी, जो हरकाबाई थी, ये किसकी पुत्री थी? भारमल की थी। और जब 1562 में अकबर
यहाँ अजमेर यात्रा पर था, तो उस समय बारमल ने सांबर में जाकर क्या किया, अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी, 1562 में अकबर से कर दी, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी इतिहास में पढ़ते हैं। का विवाह अकबर के साथ किया जहांगीर। अब ये जो अकबर का पुत्र जहांगीर था ना, अकबर के बाद में जो उत्तराधिकारी बना जहांगीर, तो किसका था, तो इसी राजपूत जो बारमल था उसकी पुत्री हरकाबाई का पुत्र था। 1562 में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित उसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। तो कछवाओं ने किस स्थान पर मुगलों की दीनता स्वीकार की थी, तो 1562 में पर्सन, एक तो ये काल पूछा जा सकता है कि कब ये दीनता स्वीकार की थी, तो 1562 में की थी। कहाँ की थी, सांबर में की थी। अकबर की दीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक थे ये। अब पढ़ते हैं भगवान दास। भगवान दास 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। अब जो बारमल थे उन्होंने तो हरकाबाई का विवाह अकबर से किया, जिससे जहांगीर हुआ। अब जहांगीर के साथ में किसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, भगवान दास ने। खुसरो, अब ये अमीर खुसरो है ना, मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। याद रखना, अमीर खुसरो किसका पुत्र था, अमीर खुसरो मानबाई, इसी मानबाई का, जो कि भगवान दास की पुत्री थी। मानबाई और जहांगीर का पुत्र था अमीर खुसरो। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो थी 1589 में लाहौर में। अब पढ़ते हैं मान सिंह के बारे में। ये भी कैरेक्टर बहुत ही मजबूत है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पुट आउट होता ही है। पढ़ते हैं मान सिंह को। मान सिंह 1589 में शासक बना। मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया था। उसने अकबर व जहांगीर, 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंबोर अभियान में 1500, जब अकबर रणथंबोर अभियान में चला था 1569 को, सुरजनहाड़ा को मुगल दीनता स्वीकार कराने में मान सिंह की भूमिका रही थी। तो सुरजनहाड़ा को भी उसने क्या किया, मुगल दीनता स्वीकार करवा दी कि आप भी मुगल दीनता स्वीकार कर लो। गुजरात अभियान के दौरान 1573 में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था। देखिए, मान सिंह दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे, मान सिंह थे। यही मान सिंह जो कि कछवाहा वंश के शासक थे, बारमल के पुत्र थे, भगवान दास के पुत्र थे, सॉरी। तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे ये मान सिंह। अकबर ने इसे फर्जंद बेड़ा की उपाधि और शाहजहां का वंशज दिया था। ये प्रश्न थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर ने किस राजपूत शासक को फर्जंद की उपाधि और शाहजहां का वंशज दिया था। 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न हूबहू पूछा गया था, तो वो थे मान सिंह। 1589 में जब यह बिहार का सूबेदार बना, मान सिंह को 1589 में बिहार का सूबेदार बनाया गया था, याद रखना। तो उसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और वह 1589 में आमेर का शासक बना। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उन्हें मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। पहली बार उड़ीसा जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाने वाले कौन से शासक थे, तो वो मान सिंह थे। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हुई थी। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मान सिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर में हुई थी। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में मान चरित्र, महाराज कोश और ग्रंथ रचे गए। इसी समय मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ सिंह ने मान सिंह कृति मुक्तावली की रचना की। मान सिंह के समय ही रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में
अब मान सिंह के समय जब ये रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उस समय आमेर का शासक कौन था? तो वो मान सिंह थे। मान सिंह के समय ही कनकावती ने जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये थे मान सिंह। अब पढ़ते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जय सिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। किस कछुआ शासक को 3 मुगल सम्राटों कौन कौन से? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के किस शासक को 3 मुगल सम्राटों की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ? तो वो थे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में वहां के शासक बने। 1623 में उसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां उसने अद्भुत साहस का परिचय दिया और वीरता का परिचय दिया। 1629 में उसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों को विरुद्ध दबाया। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोधी के विरोध को दबाया। 1630 में जय सिंह ने खान ए जहां लोधी के विरोध को दबाया। 1636 में शाहजहां के साथ बीजापुर व गोलकुंडा अभियान का नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत, शाहजहां के साथ में बीजापुर और गोलकुंडा के अभियान पर दक्षिण भारत कौन गया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह गया था। तो ये इस प्रकार से मिर्जा राजा जय सिंह की उपलब्धियां थी। 1637 में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध के समय उन्हें शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुर शाह के युद्ध 1658 में उसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में उसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा था। ये प्रश्न पूछा गया है कि औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों के विरुद्ध राजस्थान के किस शासक को भेजा था? तो वो थे जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह को। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। तो याद रखना, पुरंदर की संधि यहाँ दी नहीं हुई है। पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में ही हुई थी। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध बयान पर जाते समय कहा था कि यदि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे, जय सिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को भी उसमें रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल खान जैसे सेनानायक को पराजित किया था। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि शिवाजी को उनकी विजयों से रोकने वाले राजपूत शासक कौन थे? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह थे। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य ये आ गया ना कि अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि की गई, जो पुरंदर की संधि 1665 में जानी जाती है। ये मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदृष्टि और शक्तिशाली की पराकाष्ठा है। अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना इन्हीं के सानिध्य में की थी। अब पढ़ते हैं स्वाई जय सिंह को। स्वाई जय सिंह 1700 ईस्वी से 1743 तक मेवाड़ के ये आमेर के शासक रहे। अब पढ़ते हैं इसको। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जय सिंह ने जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता का अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने उसका नाम स्वाई जय सिंह रख दिया। याद रखना, जय सिंह को स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। जय सिंह प्रथम से बढ़कर स्वाया था। उसने इसलिए दी क्योंकि जय सिंह प्रथम था ना, उससे वो जय सिंह बहुत ज़्यादा बढ़कर था, तब उसको ये स्वाई की उपाधि दी थी। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले स्वाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर को राज्य भार संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था, मगर जाजऊ के युद्ध में मुलम की विजय रही।
अतः मुल्लम जो बहादुर शाह के नाम से शासक था, आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। मेवाड़ की सहायता से, किसकी सहायता से? मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने उन्हें इस आमेर का शासक स्वीकार भी कर लिया। फर्रुखसियर 1713 में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई, और यही वो जय सिंह है, जय सिंह द्वितीय जिसे कहते हैं, उन्हीं की वजह से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। संगठित होकर मराठों के मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से ये योजना कार्य रूप नहीं ले सकी। सवाई जय सिंह ने 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों की राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जय सिंह ने मराठों व मुगल सम्राट में समझौता करने की मध्यस्थता की थी। जय सिंह ने मराठों और मुगल, याद रखना, मराठों और मुगलों के बीच में समझौता करने की मध्यस्थता किसने की थी? तो जय सिंह ने की थी। 1743 में जय सिंह की मृत्यु हो गई। इसके 7 मुगल शासकों का शासन काल देखा था। याद रखना, 3 मुगल शासक हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो जिसने 3 मुगल सम्राटों का शासन देखा वो थे मिर्जा राजा जय सिंह, जिसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का शासन काल देखा। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ये इन्होंने दे रखा है कि 7 मुगल सम्राटों का शासन किसने देखा था? तो वो थे जय सिंह द्वितीय। 7 मुगल शासकों का शासन देखा था किसने? सवाई जय सिंह ने। 1743 में इसकी मृत्यु हो गई। उसने 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। 1725 में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। ये वही जय सिंह थे जिन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था ना, वेदशाला, 5 वेदशालाएं तैयार की थी। उनका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। इसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। जय सिंह ने जयपुर, अब ये प्रश्न आ गया, जय सिंह ने, प्रश्न पूछा जाता है, जय सिंह ने जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई थी। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी और जिसे जंतर मंत्र कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। जय सिंह ने एक बंगाली वास्तुकार विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनाया। 1727 में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण करवाया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था। क्या था? वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। 1734 में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसके जयगढ़ में जयबान तोप का निर्माण कराया था। देखिए कितने शानदार कंटेंट है यहाँ से। जयबान तोप का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया था। याद रखना, ऐसे ये वास्तुकार थे जो बहुत वास्तु प्रेमी थे, जिसने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और जल महल का निर्माण करवाया था। जयबान तोप का भी निर्माण करवाया था इसने जयगढ़ के अंदर। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में करवाया था। सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोक हेतु प्रयास किए। याद रखना, सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था ऐसा जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए नियम बनवाए थे। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। तो ऐसे थे सवाई जय सिंह। तो ये थे अंतिम शासक के जो कि कछवाहा वंश के थे। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने पढ़ा। आज के इस वीडियो में जालोर के चौहान शासकों के बारे में, साथ में हमने पढ़ा कछवाहा वंश के बारे में। तो कछवाहा वंश के बारे में और जालोर के चौहान वंश के बारे में आज हमने 2 राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ा है। तो कल पढ़ेंगे हम जैसलमेर का भाटी राजवंश और उसके प्रतापी शासक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप अपने प्रतिक्रिया पेश कीजिएगा, और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।